हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चार्ल्स डिकेंस की कहानी मिस्ट्री ऑफ एडविन रूट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो एक पत्थर तराश था जिसकी खासियत कब्रों के पत्थरों को तराशना था। वो एक बूढ़ा कुंवारा था और एक बहुत ही कुशल कारीगर होने के साथ बड़ा पियक्कड़ था। उसके पास कैथीड्रल के सभी तहखानों की चाबियां थीं और उसे उस पुरानी इमारत और उसके उदास तहखानों में घूमने का बड़ा शौक था। वो अपने साथ रखे एक छोटे से हथौड़े से पत्थरों और दीवारों पर लगातार टप टप करता रहता था और उन भूली बिसरी जगहों को खोजता रहता था जहां शायद सदियों पहले लोगों को दफनाया गया था। वो सींग के बटनों वाला एक मोटा फलालैन का सूट और किनारों से लटकता हुआ एक पीला रुमाल पहनता था। उसे रोजाना किसी कब्र के पत्थर पर बैठकर एक पोटली में से अपना खाना खाते हुए देखना एक आम नज़ारा था। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो गठिया कहने के बजाय मजाक में कहता था कि उसे कब्रिया हो गया है। डर्डल्स इतना ज्यादा शराब पीता था कि उसे कभी पक्का पता नहीं होता था कि वो रात को घर पहुंच पाएगा या नहीं। इसलिए उसने रोजाना एक पेनी देकर एक अजीब से दिखने वाले छोटे लड़के को काम पर रखा था जिसे द डेप्यूटी कहा जाता था, ताकि जब भी वो उसे रात 10 बजे के बाद घर के बाहर देखे तो उस पर पत्थर फेंककर उसे उसके छोटे से बिना सामान वाले पत्थर के घर, जो किसी बिल जैसा था, तक भगा कर ले जाए। इस तय समय के बाद द डेप्यूटी डर्डल्स पर नजर रखता था और जब वो उसे देख लेता था तो नाचते हुए उसके पास जाता और गाता, विडी विडी वेन, जो 10 बजे के बाद बाहर पकड़ा जाए। विडी विडी वाई, अगर वो तब भी न जाए तो मैं पत्थर चलाऊं। विडी विडी वेक कॉक वार्निंग। ये उनके सौदे का एक हिस्सा था कि पत्थर फेंकना शुरू करने से पहले वो ये चेतावनी जरूर देगा, और जब डर्डल्स ये जोर की आवाज सुनता था तो वो समझ जाता था कि अब क्या होने वाला है। क्रिसमस की शाम के खाने से पहले जेस्पर ने डर्डल से दोस्ती कर ली। ये दिखावा करते हुए कि वो चांदनी रात में उसके साथ तहखानों की सैर करना चाहता है, उसने एक रात डर्डल्स को अपना गाइड बनने के लिए मना लिया। जब वे कैथीड्रल के तहखाने में थे तो जेस्पर ने डर्डल्स को अपने साथ लाई हुई शराब इतनी ज्यादा पिलाई कि डर्डल्स गहरी नींद में सो गया और तहखाने की चाबी उसके हाथ से गिर गई। उसे धुंधला सा याद था कि जेस्पर ने चाबी उठा ली और उसे लेकर चला गया और काफी देर तक वापस नहीं आया। लेकिन जब वो जागा तो उसे पक्का याद नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हुआ था या नहीं। और जब उस रात द डेप्यूटी ने पत्थर फेंककर उसे घर तक पहुंचाया तो उस पूरी सैर के बारे में उसे बस इतना ही याद था। लेकिन जब डर्डल सो रहा था तब जेस्पर ने असल में क्या किया था? क्या उसने चाबी इसलिए ले ली थी ताकि उसकी एक कॉपी बनवाकर किसी बुरे मकसद के लिए वैसी ही दूसरी चाबी तैयार कर सके, या फिर वो अंधेरी जमीन के नीचे बनी जगह का ताला खोलकर किसी ऐसे समय में वहां कुछ छिपाना चाहता था जब उसके साथ कोई ना हो? ये बात तो सिर्फ जेस्पर ही जानता था। क्रिसमस का मौसम आ गया और एडविन रूड अपने वादे के मुताबिक अपने चचा के डिनर के लिए क्लोइस्टरहैम आया, जहां उसे नेविल से मिलना था। लेकिन जाने से पहले वो रोजबर्ड के गार्डियन मिस्टर ग्रूगियस से मिला, जिन्होंने उसे एक खास मकसद से बुलाया था। मकसद था रोजबर्ड की मां की हीरे और रूबी से जड़ी एक अंगूठी उसे देना। ये मिस्टर ग्रूगियस को ट्रस्ट में दी गई थी ताकि वो उस आदमी को दे जिसने उससे शादी की थी, ताकि वो खुद उसे उसकी उंगली में पहना सके। और ट्रस्ट के मुताबिक वकील ने ग्रूड को यह जिम्मेदारी दी कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या उसके और रोजबर्ड के बीच कुछ भी हो जाए तो वो अंगूठी वापस ले आए। मिस्टर ग्रूगियस ने उसे ये यादगार चीज शादी की गंभीरता पर इतनी समझदारी और दोस्ताना सलाह के साथ दी कि क्लोइस्टरहैम तक अपनी जेब में अंगूठी रखे हुए एडविन रूड बहुत सोच विचार कर ले जा रहा था। उसने खुद से पूछा कि क्या वो सच में रोजबर्ड से वैसे ही प्यार करता था जैसे एक आदमी को अपनी पत्नी से करना चाहिए। क्या वो इस सगाई में किसी गहरी भावना के बजाय अपने माता पिता की इच्छा और चाहत की वजह से नहीं आया था? और वो सोचने लगा कि क्या वो उससे इस तरह शादी करके उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं कर रहा होगा। इसलिए उसने तय किया कि वो उसे अपने मन की सारी बातें बताएगा और उसके फैसले से चलेगा। इस बीच रोजबर्ड क्रिसमस की छुट्टियों की शांति में सिर्फ हेलेना के साथ इसी बारे में सोच रही थी और उसका समझदार छोटा दिमाग भी लगभग उसी नतीजे पर पहुंचा था। जब ड्रूड आया तो वे कैथीड्रल के पास पेड़ों के नीचे साथ साथ टहलने निकले। उनकी बातचीत उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी उन्हें डर था, और दोनों को राहत मिली जब उन्होंने तय किया कि वो भाई बहन के रूप में रहकर ज्यादा खुश रह सकते हैं, ना कि पति पत्नी के रूप में। इसलिए वो बिना किसी परेशानी के मान गए। ड्रूड को बस अपने चचा की चिंता थी। उसे लगा कि जेस्पर इतने लंबे समय से रोजबर्ड से अपनी शादी का इंतजार कर रहा था कि ये जानकर उसे दुख और निराशा होगी कि ये नहीं हो रहा है। इसलिए उसने तय किया कि वो अभी उसे नहीं बताएगा। बेचारी रोजबर्ड, उसे जेस्पर का झूठ महसूस हो रहा था और वो जानती थी कि वो खुद उससे प्यार करता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये बात उस भतीजे को बताना नामुमकिन है जो उस पर विश्वास करता था। इसलिए वो चुप रही। ड्रूड ने अपनी तरफ से, क्योंकि सगाई खत्म हो चुकी थी, उसे ग्रूगियस की दी हुई अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो उसे वकील को लौटाने का इरादा रखता था। जब वे अलग हुए तो उन्होंने एक दूसरे को किस किया।
दुष्ट गायक मंडली का मास्टर जो पास से गुजर रहा था, उसने उन्हें गले मिलते देखा और सोचा कि ये जल्द ही शादी करने वाले प्रेमियों का चुंबन है। तब ड्रूड रोजबर्ड को छोड़कर चला गया ताकि रात के खाने के समय तक का वक्त जेस्पर के कमरे में बिता सके। नेविल ने उस दिन तय कर लिया था कि रात का खाना खत्म होने के बाद अगली सुबह होर होते ही वो पैदल यात्रा पर निकल जाएगा और 2 हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। इस यात्रा की तैयारी में उसने एक थैला और एक भारी लोहे की नोक वाली छड़ी खरीदी और क्वायर मास्टर के यहाँ तय समय पर होने वाली मुलाकात के लिए जाने से पहले अपनी बहन हेलेना और मिस्टर क्रिस्पाकल से अलविदा कहा। ये बात गौर की गई कि जेस्पर खुद उस दिन जितने अच्छे मूड में था उतना पहले कभी नहीं दिखा था, और ना ही उसने उस दोपहर की प्रार्थना सभा में उन 2 नौजवानों को रात का खाना खिलाने से पहले इतना मधुर गीत गाया था। अगर वो किसी भयानक कृत्य को अंजाम देने की सोच भी रहा था तो उसके शांत चेहरे और मिलनसार व्यवहार को देखकर कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। एडविन ड्रूड को अपने चचा जेस्पर के कमरे की ओर जाने वाली पिछली सीढ़ियों पर चढ़ने से ठीक पहले एक चेतावनी मिली। वो बुढ़िया जो लंदन के उस अटारी वाले कमरे में अफीम मिलाती थी जहां क्वायर मास्टर नशा किया करता था, उसने 1 से ज्यादा बार ये पता लगाने की कोशिश की थी कि उसका वो अजीब शरीफ दिखने वाला मेहमान आखिर कौन है। उसने नशे की हालत में उसकी बड़बड़ाहटों को सुना था और आखिरकार वो उस दिन लंदन से चलकर क्लॉइस्टरहैम तक उसके पीछे पीछे आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर वो उसे ढूंढ नहीं पाई थी। जब एडविन ड्रूड टहल रहा था और कैथीड्रल की घंटियों से रात के खाने का समय बजने का इंतजार कर रहा था, तभी वो बुढ़िया उसके पास से गुजरी और उससे भीख में पैसे मांगे। उसने उसे पैसे दे दिए तो बुढ़िया ने उसका नाम पूछा और ये भी पूछा कि क्या उसकी कोई प्रेमिका है। उसने जवाब दिया कि उसका नाम एडविन है और उसकी कोई प्रेमिका नहीं है। बुढ़िया ने कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा नाम नेड नहीं है, क्योंकि ये एक बुरा नाम है और इस नाम पर खतरा मंडरा रहा है। नेड ही वो नाम था जिससे जेस्पर हमेशा उसे पुकारा करता था, लेकिन एडविन ड्रूड ने उस बुढ़िया की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि जिस नेड के पास प्रेमिका होने पर खतरे की बात वो बुढ़िया कर रही थी, असल में वो खतरा उसके अपने ही चचा ने नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए उसी के लिए पैदा किया था। और फिर ठीक उसी पल किसी बात ने उसे सिहरा दिया तो घंटियां बजी और एडविन ड्रूड अपने चचा जेस्पर और नेविल लैंडलेस से मिलने जेस्पर के कमरे की ओर चल दिया, अपनी मौत की ओर, क्योंकि उस पल के बाद उसे प्यार करने वाले किसी भी इंसान ने उसे इस दुनिया में फिर कभी नहीं देखा। चौथा, जेस्पर अपने असली रंग दिखाता है। उस रात क्लॉइस्टरहैम पर एक भयानक तूफान आया। अगली सुबह जब तूफान शांत हो रहा था तो गाना सिखाने वाले जेस्पर पीले पड़े हुए, हाँपते हुए और आधे अधूरे कपड़े पहने मिस्टर क्रिस्पाकल के पास आए और एडविन ड्रूड के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनके भतीजे ने पिछली शाम नेविल लैंडलेस के साथ तूफान देखने के लिए नदी की तरफ अपना कमरा छोड़ा था और तब से वापस नहीं आया है। अचानक अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। नेविल अपनी पैदल यात्रा पर निकल चुका था और एक बुरा शक घर घर में फैल गया। वो शहर से कुछ ही मील दूर पहुंचा था कि कुछ लोगों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। पहले तो उसे लगा कि वो चोर है, इसलिए उसने उनसे लड़ाई की, लेकिन जल्द ही वो बेबस हो गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। उसी हालत में वे लोग उसे घेरकर क्लॉइस्टरहैम की तरफ वापस ले जाने लगे। रास्ते में मिस्टर क्रिस्पाकल और जेस्पर उनसे मिले और मिस्टर क्रिस्पाकल से ही नेविल को पहली बार पता चला कि उस पर किस बात का शक किया जा रहा है। उसे पकड़ने वालों के साथ हुई झड़प का खून उसके कपड़ों और उसकी छड़ी पर लगा हुआ था। जेस्पर ने उस खून की तरफ इशारा किया और यहां तक कि जिन लोगों ने उसे वहां गिरते हुए देखा था वे भी उस दागों को शक की नजर से देखने लगे। उसे वापस शहर ले जाया गया और मिस्टर क्रिस्पाकल के घर पहुंचाया गया। मिस्टर क्रिस्पाकल ने वादा किया कि वो नेविल को अपनी ही निगरानी में रखेंगे। नेविल की स्टोरी सीधी सादी थी। उसने बताया कि जैसा कि जेस्पर ने कहा था, वो दोनों नदी की तरफ गए थे और साथ ही वापस लौटे थे। वो यानी नेविल तो मिस्टर क्रिस्पाकल के घर चला गया, जबकि एडविन ड्रूड अपने चचा के घर चला गया। उसके बाद उसने एडविन को दोबारा नहीं देखा। नदी में जाल डालकर तलाशी ली गई और उसके किनारों को भी छान मारा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मिस्टर क्रिस्पाकल को खुद ही एडविन ड्रूड की घड़ी एक बांध में फंसे हुए कुछ लट्ठों के बीच मिल गई, लेकिन चूंकि लाश नहीं मिली थी इसलिए यह पक्के से साबित नहीं किया जा सकता था कि एडविन मर चुका है या फिर कोई हत्या हुई है। इसलिए अंत में नेविल को रिहा कर दिया गया। हालांकि पूरे मोहल्ले का यही मानना था कि हत्या का दोषी नेविल ही है। कोई भी उससे बात नहीं करता था और मजबूर होकर उसे वो जगह छोड़नी पड़ी। अपनी बहन हेलेना और रोजबर्ड के अलावा, जिन्हें जाहिर है उसकी बेगुनाही पर पूरा भरोसा था, वहां उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, मिस्टर क्रिस्पाकल। मिस्टर क्रिस्पाकल ने तो पूरी मजबूती के साथ इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि नेविल गुनहगार है। जब नेविल लंदन के लिए रवाना हुआ तो रोजबर्ड के गार्डियन मिस्टर ग्रूगियस के माध्यम से मंत्री ने उसके लिए एक सस्ता ठिकाना ढूंढ लिया और उसकी पढ़ाई में मदद करने और उसे सलाह देने के लिए वो अक्सर शहर आते जाते रहते थे। मिस्टर ग्रूगियस की इस मामले में अपनी ही एक राय थी।
एक दिन वो जेस्पर से मिलने क्लोइस्टरहैम गए और वहां उन्होंने उसे एक ऐसी बात बताई जो अभी तक उसे पता नहीं थी कि उस पिछली रात से पहले ही एडविन रूड और रोजबड ने शादी न करने का फैसला कर लिया था। जब उसने ये सुना तो क्वायर मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। वो चीहा और वकील के पैरों पर बेहोश होकर गिर पड़ा। मिस्टर ग्रूगियस पहले से ज्यादा सोच विचार करते हुए शहर वापस लौट आए और कुछ ही समय बाद लंदन से एक जासूस क्लोइस्टरहैम आया और जॉन जेस्पर की हरकतों में दिलचस्पी लेने लगा। वो जासूस सच कहूं तो जासूस के तौर पर नहीं जाना जाता था। वो खुद को डिक डैचरी कहता था और ये जताता था कि वो एक आवारा आदमी है जो अपने पैसे पर जीता है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो एक अजीब से दिखने वाला छोटा आदमी था, सफेद बालों का घुन्ना गुच्छा, काली भौहें और एक फौजी अंदाज। उसने क्वायर मास्टर के ठीक बगल वाले घर में कमरा किराए पर लिया और जल्द ही उसकी दोस्ती गब्र के पत्थर बनाने वाले डर्डल से और यहां तक कि वेककॉक वार्निंग के डेप्यूटी से भी हो गई। इस बीच जेस्पर थका हारा और लाल आंखों वाला फिर से कैथीड्रल के क्वायर की अपनी जगह पर लौट आया, जबकि नेविल लैंडलेस लंदन की अपनी अटारी में उदास और अकेला काम करता रहा। इस दौरान उसने सिर्फ एक दोस्त बनाया, एक ऐसा किराएदार जिसकी खिड़की उसके कमरे की खिड़की से सटी हुई थी। ये लेफ्टिनेंट टाटर था, नौसेना का एक रिटायर्ड युवा अफसर। टाटर चाहे तो किसी शानदार अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।